हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो बातचीत करने का इरादा है वो है संज्ञा पर। इसके कुल 5 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, क्रिया के 2 भेद हैं और विशेषण के 4। कई बार इनसे भी सवाल आते हैं तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो हम डिटेल से बात करेंगे अब संज्ञा पर कि संज्ञा क्या है, क्योंकि जब हम बचपन के दिनों में पढ़ा करते थे तो याद कर लेते थे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कई बार टीचर्स क्लास में आते थे तो संज्ञा की परिभाषा पूछते थे तो कई बार क्लास सन्नाटे में आ जाता था। कई बार कुछ बच्चे उत्सुक रहते थे बताने के लिए, कई बच्चे अपने मन में ही परिभाषा को लिए रहते थे, नहीं बोलते थे कुछ। ठीक है, तो वो तो अपना अलग समय था, लेकिन आज परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखने की कोशिश करेंगे कि संज्ञा क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, उन भेदों के अंतर्गत क्या कैसे उनको पकड़ा जाए। तो हम देखते हैं कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में हम लोग इसको पूरा रटे हुए हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। स्थान के नाम को, ठीक, ये संज्ञा है। जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया कि हम रोज़ प्रयोग करते रहते हैं। किसी का हम नाम लेते हैं, जैसे मैंने लिया राम। किसी वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला कलम। स्थान का नाम लेते हैं, जैसे मैंने बोला दिल्ली या फिर गाजीपुर बोल सकते हैं, ठीक। या फिर भाव विचार भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भाव का मतलब जैसे कोई बोले कि विनम्र, और विचार, ठीक है, सद्विचार, ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब है संज्ञा के अंतर्गत। तो आपने देखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में क्या क्या आ रहे हैं, उनको उदाहरण के माध्यम से मैंने बतलाया। अब हम इनके भेद पर बातचीत करेंगे कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ पर भी पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। संज्ञा के भेद कई बार तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कुल कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं इसके, ठीक है। और कई किताबों में आप इसको देखेंगे कि 3 भेद किया गया है। तो मूल रूप से आप यही ध्यान में रखिए कि इसके 5 भेद किए गए हैं। पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके शब्द में ही छिपा हुआ है कि व्यक्ति को संबोधित करने वाला जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो इसमें क्या आता है, खासतौर से किसी खास व्यक्ति, स्थान के अंतर्गत जो पद आता है वो संज्ञा कहलाता है। अब इसमें व्यक्ति देखें, जिसे मैंने लिखा राम, श्याम, मोहन, और आप लोग अपना पूरा नाम, जिनका जिनका नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और स्थान में जो जहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग जहाँ पर हैं, वो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ वाराणसी, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, जो स्थान का नाम है। इसी तरह से सारे लोग अपने अपने जन्मभूमि, कर्मभूमि का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी सवाल आए कि व्यक्ति निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, या फिर उस शब्द का नाम दे दे और पूछे कि इसमें से ये कौन सा संज्ञा है। जैसे एक बार सवाल आया हुआ था कि जिस शहर में आप रहते हैं वो कौन सा पद कहलाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो उसमें संज्ञा इसका आंसर होगा, लेकिन उसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसमें जो जाति शब्द लगा हुआ है ये किसी कास्ट के तरफ संकेत नहीं कर रहा है, बल्कि विशेष वर्ग के तरफ, कोई विशेष वर्ग है, ठीक है, उसकी तरफ संकेत करता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा मनुष्य, मनुष्य जाति। जैसे जो कोरोना है ये मनुष्य जाति के लिए घातक है। दूसरा जो है पशु, पशु जाति है, इसमें अलग अलग प्रकार के पशु हैं, लेकिन ये उनका क्या है, वर्ग है। इसी तरह से हमने लिखा पक्षी। अब पक्षियों की भी
जाति है, उनका एक वर्ग है। अलग अलग तरीके के पक्षी हैं लेकिन वो एक जाति की तरफ संकेत करते हैं। तो ऐसी संज्ञा क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है एक बार कि आजकल जयचंदों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो जयचंद किस लिए जाना जाता था? जैसे कोई बोल दे हर एक गांव में नारद हैं, हर एक गांव में जयचंद हैं, विभीषण हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यूपी पीजीटी में सवाल पूछा गया था कि आजकल जयचंदों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो इसका आंसर है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। इसी तरह से एक उदाहरण और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। तो जो बड़े शब्द है, इसमें जो बड़ा शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो इसके भी शब्द में छिपा हुआ है कि ऐसी संज्ञा जो कि एक विशेष समुदाय की तरफ संकेत करे या समूह की तरफ संकेत करे। जैसे उदाहरण के लिए सेना, सेना, पुलिस। सेना जब हम कहेंगे तो ये बॉर्डर पे लड़ने वाले फौज का हमारे दिमाग में तुरंत प्रतिबिंब बनेगा, और जब पुलिस कहेंगे तो जो फील्ड वर्क में हैं आपके आसपास जो दिखाई देते हैं वो भी सेना ही है, लेकिन वो पुलिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर मैंने लिखा शिक्षक, तो ये क्या है? समूह। विद्यार्थी, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो कि तरल पदार्थों की ओर संकेत करे, तरल पदार्थों की तरफ, जिसमें आ गया दूध, पानी, ठीक है, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दूध कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक। कई बार आप बहुत ही आसानी से इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा में भी कई बार प्रश्न घुमा कर आते हैं। जैसे लिख दिया द्वार द्वार भटकना, तो इसमें द्वार द्वार क्या है? स्थान का नाम है। एक द्वार से दूसरे द्वार जाना, मतलब जो द्वार शब्द है वो संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से पांचवा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जब मैं रस पढ़ा रहा था तो उसमें कुल 8 रसों की मैंने चर्चा की थी, और कुल 49 भावों की बात कही गई थी, जिसमें कि 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव। ठीक है। तो उन भावों में से कोई भी भाव अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने लिखा विनम्र, किसी से, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखने के बाद आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे किसी से बातचीत करने के बाद आपको उसके अंदर विनम्रता दिखाई दे रही है, तो वो विनम्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। डीएसएसबी में इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। खासतौर से भाववाचक संज्ञा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कोई किसी स्थान को आपने देखा, सुंदर, आपको सौंदर्य उसमें दिखाई दे रहा है, जिसे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वो देखने में सुंदर लगते हैं, तो आपके अंदर क्या है? उत्पन्न हो रहा है? भाववाचक संज्ञा। वो जो सौंदर्य का प्रतीक हो विशेषण के रूप में नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि कश्मीर जो है वो स्विट्ज़रलैंड है, तो उसको भाववाचक संज्ञा दी गई है। स्विट्ज़रलैंड है या फिर स्वर्ग का जो रूप दिया जाता है उसके लिए। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने व्याकरण संरचना के अंतर्गत पहला जो पद संरचना है उसमें संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से भेद हैं, और उन भेदों को हम कैसे समझें कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, या फिर भाववाचक संज्ञा क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे अंदर सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आ जाता है, जैसे आप देखेंगे भारत शब्द जो है, भारत, ये भी क्या है? संज्ञा है, लेकिन इसी से जुड़ जाएगा भारतीयता, भारतीयता। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भारतीयता। ठीक, इसी तरीके से राष्ट्र है तो राष्ट्रीयता। ठीक, सुंदर से सौंदर्य, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के
भेद कौन कौन से हैं और उनको कैसे हम देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। एक मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।